Hello and welcome back to UPSC CSAT PYQ 2022 सीरीज रीजनिंग का। इससे पहले एक वीडियो अपलोड है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ टूर्नामेंट ऑफ चेस हैविंग 150 एंट्रेंट्स अ प्लेयर इज एलिमिनेटेड वेन एवर ही लूजेज अ मैच इट इज गिवन दैट नो मैच रिजल्ट इन अ टाई और ड्रॉ हाउ मेनी मैचेस आर प्लेड इन एंटायर टूर्नामेंट। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चेस का मैच है जिसमें 150 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और एक बार में अगर कोई प्लेयर हार जाता है तो वो एलिमिनेट हो जाता है और कोई भी मैच टाई या ड्रॉ नहीं होता है। तो कितने मैचेस टोटल खेले गए हैं चेस में पूरे टूर्नामेंट में? तो चलिए देख लेते हैं। पहले जब मैच स्टार्ट हुआ होगा तो 150 लोग रहे होंगे, इनके बीच में टोटल हुआ होगा 75 मैचेस, क्योंकि दो लोग आपस में बैठेंगे तब जाके एक मैच होगा। तो एक कोई हार गया होगा तो 75 मैचेस हुआ होंगे। और अब कितने लोग बचे? जब 75 लोग मैचेस में हार गए तो अब बचे 75 प्लेयर। अब इन 75 प्लेयर के बीच में टोटल मैचेस कितने होंगे? 37, बिकॉज वन प्लेयर के लिए कोई मैच होगा नहीं, वन प्लेयर के लिए भी कोई होगा नहीं, तो 37 मैचेस होंगे। तो यहां बचेंगे कितने लोग? 38 लोग। जो एक प्लेयर नहीं खेल पाया था वो भी जोड़ा जाएगा। अब 38 प्लेयर के बीच में कितने मैचेस होंगे? 19 मैचेस। जो हारते जाएंगे वो एलिमिनेट होते जाएंगे यहीं से। जैसे अब 19 मैचेस हुए होंगे तो 19 लोग जीते होंगे, 19 एलिमिनेट हो गए होंगे। अब बचे 19 प्लेयर। अब 19 प्लेयर के बीचेस में मैच हुए 9। प्लेयर कितने बचे? 10 प्लेयर्स। 10 प्लेयर के बीच में हुए मैचेस 5। प्लेयर हमारे बचे 5। 5 प्लेयर के बीच में मैचेस हुए 2। और हमारे पास प्लेयर बचे 3 प्लेयर्स। 3 प्लेयर्स के बीच में मैच होगा 1। लास्टली हमारे पास यहाँ पे 2 प्लेयर्स बचे हैं और इन 2 प्लेयर्स के बीच में भी कितने मैचेस होंगे? 1 मैचेस। अब इन टोटल मैचेस को अगर हम जोड़ेंगे 75 प्लस 49, सॉरी 75 प्लस 37 प्लस 19 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 4 कर देते हैं टोटल। तो जब इनका हम टोटल करेंगे तो टोटल आएंगे 149 मैचेस। तो टोटल कितने मैचेस हुए हैं? ऑप्शन हमारा सी सही होगा, 149 मैचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द क्वेश्चन एंड टू स्टेटमेंट गिवन बिलो। क्वेश्चन, इज जेड ब्रदर ऑफ एक्स? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या जेड एक्स का भाई है? स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, वाई इज ब्रदर ऑफ जेड। स्टेटमेंट 2, एक्स वाई एंड जेड आर सिबलिंग। क्या कह रहा है? एक्स भाई है, ब्रदर है वाई का, और वाई ब्रदर है जेड का। कहीं भी नहीं लिखा कि जेड किसी का भाई है। एक्स ब्रदर है वाई का, वाई ब्रदर है जेड का, तो हाँ एक्स और वाई दोनों जेड के भाई है, ये तो हो रहा है। पर जेड क्या एक्स का भाई है? ये क्वेश्चन अभी तक क्लियर, स्टेटमेंट 1 से तो नहीं क्लियर हुआ। स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं, एक्स वाई एंड जेड आर सिबलिंग। एक्स वाई एंड जेड आर सिबलिंग, तो कुछ भी हो सकता है, जेड भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है। तो स्टेटमेंट 2 से भी नहीं क्लियर हुआ कि क्या है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर नॉट सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देर आर 4 पर्सन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में 4 लोग हैं, तो करते हैं ए 1 2 3 4।
और बी के बीच में 4 लोग हैं, बी और सी के बीच में 7 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे सी आ जाएगा। कह रहा है सी के आगे 11 लोग खड़े हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, और ए के पीछे 13 लोग हैं, तो 3 तो यही दिख रहे हैं, 10% और खड़ा कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल देख लेते कितने पर्सन हो गए। 1 2 3 4 6, तो टोटल हो गए 22%। हमसे क्वेश्चन पूछा था मिनिमम नंबर्स निकालने, क्यू में कितने लोग खड़े हैं, तो ऑप्शन ए सही होगा, 22 लोग खड़े हैं। क्वेश्चन है P Q R S T and U are 6 member of a family. R is the spouse of Q, U is the mother of T, and S is the daughter of U. P's daughter is T and R's son is P. There are 2 couple in a family. Family में 2 couple है. Which one of the following is correct? तो चलिए सॉल्व करते हैं। टोटल फैमिली में 6 मेंबर्स हैं, PQRSTU। अब इसमें से दिया क्या क्या है, R इज द स्पाउस ऑफ Q, R और Q आपस में कपल है। और नेक्स्ट क्या दिया है, U इज द मदर ऑफ T एंड S इज द डॉटर ऑफ U। T की मदर U है और U की भी, S की भी मदर U ही है, तो U मदर है T की और S की, क्योंकि यहाँ पे लिखा U इज द मदर ऑफ T और S इज द डॉटर ऑफ U, तो बात वही हुई, T और S की मदर है U। P's डॉटर इज T, और T किसकी डॉटर है, P की, यानी U और P आपस में कपल हुए। एंड R's सन इज P, R का बेटा है P, R का बेटा है P, और P और U आपस में कपल हैं, और इनके बच्चे हैं T एंड S, जो कि डॉटर्स हैं। तो हमको देखना है स्टेटमेंट कौन सा सही होगा। Q इज द ग्रैंडफादर ऑफ T, T का ग्रैंडफादर Q होगा कि नहीं ये नहीं पता चलेगा, क्योंकि R और Q स्पाउस दिया है, ये नहीं पता इसमें से मेल कौन सा है फीमेल कौन सा है। Q इज द ग्रैंड मदर ऑफ T, ये भी नहीं पता चलेगा कि ग्रैंड मदर है कि ग्रैंड फादर है। नेक्स्ट कह रहा है R इज द मदर ऑफ P, तो सीधन P है, बट R के बारे में हमें नहीं पता कि ये मेल है या फीमेल है। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, T इज ग्रैंड डॉटर ऑफ Q, तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा, T इज ग्रैंड डॉटर ऑफ Q। T फीमेल है और इनका बेटा P और P का बेटी T, तो T ग्रैंड डॉटर है Q की, तो ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू स्टेटमेंट followed by four conclusion are given below. You have to take the statements to be true even if they seem to be at variance from the commonly known facts. Read all the conclusion, then decide which given conclusion logically follows from the statement disregarding the commonly known fact. हमें जो नोन फैक्ट है उसको छोड़ते हुए जो कंक्लूजन और स्टेटमेंट दिए हैं उसके बेसिस पे आंसर निकालना है। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ऑल पेन्स आर बुक, ऑल पेन्स आर बुक, ऐसे बना सकते हैं। और स्टेटमेंट 2 कह रहा है नो चेयर इज पेन, कोई भी चेयर पेन नहीं है, तो एक तो ऐसा एक डायग्राम ये बन सकता है, एक डायग्राम ये बन सकता है, ये पहला डायग्राम, पेन बुक्स। और स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, नो चेयर इज पेन, तो हो सकता है कुछ चेयर पेन हो या सारी चेयर पेन हो।
एक ये बन सकता है। कंक्लूजन देख लेते हैं। ऑल चेयर आर बुक्ड, ऑल चेयर आर बुक, तो कंफर्म है कहीं भी? ये भी तो एक डायग्राम हो सकता है कि कोई भी चेयर बुक ना हो, कुछ चेयर्स बुक हों, या सारी चेयर बुक हों। तो ये नहीं, इसका जो भी आंसर होगा ना वो एकदम डेफिनेट आना चाहिए, उसके अलावा ऑप्शन में नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे चेयर ना होने के हो सकता है कोई भी चेयर बुक ना हो सकता है सारी चेयर बुक हो और पेन ना हो, और हो सकता है कुछ चेयर बुक हो और पेन ना हो, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। सम चेयर आर पेन्स, ये भी कंफर्म नहीं है। एकदम कंफर्म आंसर होना चाहिए। जब भी वेन डायग्राम का ऐसा क्वेश्चन आए तो ये ध्यान देना है कि जो भी आंसर हमें मिले वो सिंगल मिले और कंफर्म मिले। कंक्लूजन 3 क्या कह रहा है? ऑल बुक्स आर चेयर, ये भी कंफर्म नहीं है। और 4 कह रहा है नो चेयर इज बुक, तो हो सकता है कोई भी चेयर बुक ना हो, तो ये भी कंफर्म नहीं है। तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा, नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, स्टेटमेंट दिया है, कंक्लूजन दिया है, उसके बेसिस पे आंसर निकालना है। सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स, ऑल टीचर आर इंजीनियर, ऑल इंजीनियर आर साइंटिस्ट, कंक्लूजन क्या निकल रहा है? सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर। हाँ, कुछ साइंटिस्ट, ये जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट डॉक्टर्स हैं, तो ये हो जाएगा सही। ऑल इंजीनियर आर डॉक्टर, तो ये सारे इंजीनियर है, क्या सारे इंजीनियर डॉक्टर्स हैं? नहीं, तो ऑप्शन सेकंड कैंसिल हो गया। थर्ड कंक्लूजन है सम इंजीनियर आर डॉक्टर, तो हाँ कुछ इंजीनियर है कुछ डॉक्टर्स हैं, तो ये ट्रू हो गया। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया? कंक्लूजन 1 एंड 3, ऑप्शन सी सही है, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन स्टार्टेड फ्रॉम होम एट 14:30 आवर एंड ड्रोव टू विलेज, arriving there when the village clock indicate 15:15 hours. After staying 25 minutes, he drove back by a different route of length 1.25 time first route at the rate of twice as fast, reaching home at 16 hours as compared to clock at home. The village clock is, बताना है विलेज की क्लॉक स्लो है या फास्ट है। क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी ने जर्नी स्टार्ट की घर पे 2:30 पे और विलेज पहुंचा 3:15 पर। टोटल उसने 45 मिनट्स लिए और 25 मिनट का स्टॉपेज लिया। उसके बाद उसने जर्नी 3:40 पे वापस शुरू की और घर पहुंचा 4 बजे। रिटर्न में उसने 20 मिनट का टाइम लिया। टोटल जो जर्नी का टाइम है वो 65 मिनट्स का हुआ। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो दो टाइम है, एक T1 मान लेते हैं, दूसरा T2। T2 क्या कह रहा है? उसने पहले के रूट से 1.25 टाइम बड़ा रूट लिया, तो डिस्टेंस हमारा 1.25 डी हो गया। और स्पीड क्या कर दी? दुगनी कर दी। तो पहले स्पीड अगर s थी तो इस टाइम 2s होगी। तो T2 सॉल्व करते हैं। जब T2 सॉल्व करेंगे तो T2 हमारे पास आ जाएगा 5/8 डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टोटल टाइम जानना है। टोटल टाइम के लिए T1 प्लस T2, तो T1 प्लस T2 के प्लेस पे लिखेंगे 5/8, और D अपॉन एस क्या है हमारा? D अपॉन एस T1 की वैल्यू है, तो यहां पे लिखेंगे T1। और ये टोटल किसके बराबर है? 65 मिनट्स के। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। एलसीएम लेने के बाद 8T1 प्लस 5T1 अपॉन 8 इक्वल टू 65। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन
which is equal to 13T1 65 into 8. T1 is equal to 65 into 8 upon 13. T1 आ गया 40 मिनट्स। तो T1 की वैल्यू आई 40 मिनट, विच मीन्स जब वो विलेज पहुंचा था तो वहां पे 3:15 हो रहे थे, तो टोटल कितना दिखा रहा था 45 मिनट्स। तो टोटल लगा टाइम कितना था 40 मिनट, यानी विलेज की जो वॉच है वो 5 मिनट फास्ट है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 person A B C D E F are sitting equidistant from each other around a circular table। एक सर्कुलर टेबल है जिसमें 6 लोग एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हैं। अब कंसीडर द क्वेश्चन एंड टू स्टेटमेंट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। ए के जस्ट बाएं कौन बैठा है। स्टेटमेंट है बी इज सिटिंग अपोजिट टू सी, सी के अपोजिट बी बैठा है, एंड डी इज सिटिंग अपोजिट टू ई, ई के अपोजिट डी बैठा है। स्टेटमेंट 2, एफ इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, बी के जस्ट लेफ्ट में एफ बैठा है। तो डायग्राम बनाते हैं। ए बी के ऑपोजिट सी है, तो सी एंड बी। डी के ऑपोजिट ई है, तो डी एंड ई। बी के इमीडिएट लेफ्ट पे एफ है, तो यहां पे ए के इमीडिएट लेफ्ट पे कौन है, डी है। अब नेक्स्ट डायग्राम देख लेते हैं। ए को इस साइड रखते हैं, डी और ई को ऑपोजिट कर देते हैं, डी एंड ई। बी और सी ऑपोजिट पे है, और एफ बी के इमीडिएट लेफ्ट पे हो गया। इस टाइम ए के लेफ्ट पे कौन है, ई। तो इस डायग्राम से कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि ए के इमीडिएट लेफ्ट पे है कौन, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द सीक्वेंस ऑफ 2, 12, 36, 80, 150 एंड एक्स। एक्स। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 2, 12, 36, 80, 150 एंड नेक्स्ट। 2 के बीच में 10 का गैप है, 12 एंड 36 के बीच में 24, 36 एंड 80 के बीच में 44, 80 एंड 150 के बीच में 70। अभी तो यहाँ पे कोई पैटर्न दिख नहीं रहा, 3-4 बार सॉल्व करेंगे तो पैटर्न आएगा। 10 एंड 24 के बीच में 14, देन 20, 26। अब देख लेते हैं 14 और 20 के बीच में 6 का गैप, 20 और 26 के बीच में भी 6 का गैप। तो इसके बाद यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी इसमें 6 का गैप होगा, यानी यहाँ पे 32 होगा। अब यहाँ पे 70 प्लस 32 कर लेते हैं, कितना आना चाहिए, यहाँ पे 102 होगा। 150 में 102 प्लस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 252। तो आंसर हमारा आ गया ऑप्शन बी सही होगा, 252। तो ये पूरी 2022 की पूरी रीजनिंग रही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैथ्स के बारे में बात कर लेंगे। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इजी पढ़ते हैं और जो सॉल्व हो जाए इजीली एग्जाम में, क्योंकि अंडर प्रेशर सॉल्व करना भी बहुत टफ हो जाता है, वही सॉल्व करेंगे, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।